बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान महमूद। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम आजकल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा अगला लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स को कैसे यूज़ किया जाता है और टेबल के अंदर हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे, जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर मौजूद हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरह से यूज़ करते हैं और उसके लिए कौन से थ्योरम जो है हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ आएँ और उनको सोल्व कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की तरफ चलेंगे। यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल्स। 3 तरह के टेबल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आज जो है हम पहले एक ही किस्म का टेबल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, वो होगा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टेबल। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस दैन इक्वल टू सम स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसके लिए कैसे करते हैं, फर्स्ट करें आपके पास प्रोबेबिलिटी जी इज लेस दैन इक्वल टू 2.45। आपको जी की वैल्यू 2.45 दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारा प्रोबेबिलिटी का टेबल अवेलेबल है, जी का टेबल अवेलेबल है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का टेबल अवेलेबल है। उस टेबल को यूज़ करके हम ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए पहले इसका जनरल कंसेप्ट समझ लें कि वो टेबल जो है वो आपको बताता क्या है। मसलन ये वाली वैल्यू है, जब मैं जी का डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ तो जी की डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास इस तरह से सिचुएशन चलती है, बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एक्स की हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखते थे। हमें ये पता है कि ये आपके पास जी की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी कर्व भी बिल्कुल नॉर्मल ही की तरह है, वही चीज़ है। सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ज़ीरो आ जाता है और ये आपके पास जी वैल्यूज़ चलती हैं। एक्स वैल्यूज़ में वहाँ पर एक्स होता था, यहाँ पर म्यू आता था और म्यू पे हाईएस्ट पॉइंट होता था। लेकिन जब हम जी की बात करेंगे तो जी का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है वो इस तरह से बनती है कि दरमियान में आपका ज़ीरो आता है और ज़ीरो से इधर जो है वो जी की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, इधर जी से जी की वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होती हैं। बिल्कुल एरिया का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है कि इस ज़ीरो से इधर वाला एरिया भी 0.5 है और इस ज़ीरो से इधर वाला एरिया भी 0.5 है। दोनों एरियाज़ भी सेम है, बिल्कुल वैसे ही है। सिर्फ क्या है कि एक टेबल हमें मिल गया है जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है। अब फर्ज करें आपको 2.45 पे जी की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप पहले तो ये देखें डायग्रामेटिकली इसको कैसे शो करना है। आप पहले जी स्केल बनाएंगे जी की वैल्यूज़ वाला, फिर इसके साथ ये वाली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। यहाँ से आप हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पर ज़ीरो के ऊपर जो है वो उसको मार्क कर देंगे। इसके बाद आपने यह देखना है कि आपके पास जो वैल्यू, जिस वैल्यू के अगेंस्ट आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है वो जी के राइट साइड पे फॉल कर रही है या जी के लेफ्ट साइड पे फॉल कर रही है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जी जो आपका ज़ीरो है, ज़ीरो से राइट साइड की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका 2.45 ऑलमोस्ट यहाँ पर फॉल करता है 2.45। जो कि मैंने पहले भी बात की थी कि जी की वैल्यूज़ आमतौर पर +3 और -3 के दरमियान चलती है। जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करते हैं जी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 तक चलती है और जी की मिनिमम वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ -3 तक चलती हैं। तो ये मैंने जो है इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन को टेल के नज़दीक रखा है 2.45। अगर आप ये वाली प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं 2.45 तो इसके अगेंस्ट जो है पहले आप इस तरह से डायग्राम फर्ज कर लें बनाते हैं। ये आपका ऑर्डिनेट है, पहले भी बात हुई है। अब आप चाहते हैं ये हैं कि इससे पीछे वाला एरिया जो है, हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में प्रोबेबिलिटी का मतलब है एरिया फाइंड आउट करना। तो आप करना क्या चाह रहे हैं कि उस 2.45 से पीछे वाली वैल्यू का एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप यूँ समझ सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये एरिया आपकी रिक्वायरमेंट है। ये एरिया जो है फॉर्चुनेटली हमारे पास टेबल इस एरिया से रिलेटेड मौजूद है। वो टेबल आपके पास किस तरह का होगा, जब आपके पास आप बुक के अंदर टेबल को अगर चेक करेंगे या कहीं किसी भी बुक के अंदर जो टेबल्स दिए हुए हैं उसके अंदर आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वाला टेबल देखना है। उस टेबल की हेडिंग कुछ इस तरह से होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू जी इज इक्वल टू -∞ टू जी
और यहाँ पर 1/2 पाई e रेज टू पावर माइनस जी स्क्वायर बाय 2 डी ऑफ जी। ये वाला टेबल जो है जिसकी हेडिंग ये होगी उस टेबल की, ये टेबल आपने ऑब्जर्व करना है। इस टेबल के अंदर आप 2.45 जो है वो लोकेट करेंगे। अब वो 2.45 लोकेट कैसे करना है उसको लोकेट करके देखते हैं। हमारा टेबल जो है बुनियादी तौर पर, पहले मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर आपको बता दूं। टेबल जो है वो बुनियादी तौर पर इस साइड के ऐसे टेबल बना हुआ है यूं। यहाँ पर जी की वैल्यूज हैं, यहाँ पर फर्ज कर लें कि ये 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपके पास जो है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05। अब आपको समझना है, फर्ज करें मेरे पास z की वैल्यू 2.45 है, तो मैं z को लेफ्ट साइड पे 2.4 पे आऊंगा और यहां से सेकंड डिजिट जो है वो 5 है, तो वो सेकंड डिजिट आपका 4-5 यानी कि 2.4 यहां से और 5 ऊपर से पढ़ूंगा। ऊपर वाला जो है वो सेकंड डिजिट है पॉइंट के बाद, और नीचे वाला जो है वो पॉइंट के बाद पहला डिजिट है यानी कि 2.5। इसके आगे अगर कोई दूसरा डिजिट दिया हुआ है तो आप 2.4, जैसे हमारा 2.45 है तो आप 2.4 इधर से स्टडी करेंगे जी के इस तरह लेफ्ट साइड पे, और 5 जो है वो इधर से स्टडी करेंगे। यहां पर आपके पास जो है इस जगह पर आपको एक वैल्यू दी जाएगी जो कि प्रोबेबिलिटी होगी बुनियादी तौर पर उस स्पेसिफिक वैल्यू की। वो वाली प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अभी हम टेबल से चेक करते हैं कि 2.4 कैसे चेक करना है। 2.4 इस साइड पे जी के लेफ्ट साइड पे, और जो अगला डिजिट है 5 है तो 5 इधर। अगर फर्ज करें अगला डिजिट 3 होता तो 2.4 मैं इधर ही देखता और 3 को इधर देखता, और फिर 3 के अगेंस्ट जो है वो टेबल ये वाली वैल्यू निकल आनी थी। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये सारे के सारे एरियाज दिए हुए हैं, यानी कि टेबल की बॉडी के अंदर यहाँ पर इस हिस्से में आपको एरियाज दिए जाएंगे और इधर जो है वो z की वैल्यू के अगेंस्ट आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। जी मेरे पास जो है 2.45, 2.4 मैं इधर से स्टडी कर रहा हूँ लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल, और 5 जो है वो मैं ऊपर से स्टडी कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 2.45 के अगेंस्ट जो वैल्यू निकलती है वो है जी मेरे पास 0.92, 0.99286, 0.99286। दूसरे लफ्जों में यहां पर जो वैल्यू पड़ी हुई है मेरे पास टेबल में वो है 0.99286। आप ये कह सकते हैं कि ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है, दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.99286। टेबल से वैल्यू मैंने आपको बताई कि आप पहले लेफ्ट साइड पे टेबल को देखेंगे, फिर आप ऊपर से देखेंगे लेफ्ट साइड पे 2.54 और इधर से आप 5 पढ़ेंगे और उनके इंटरसेक्शन के ऊपर जो आएगा वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। एक चीज ये ज़हन में रहे कि ये वाला टेबल जो मैंने आपको रेफर किया है, ये टेबल हमेशा उस स्पेसिफिक z की उस वैल्यू से कम की प्रोबेबिलिटी निकालेगा। अगर फर्ज करें आपको प्रोबेबिलिटी ये निकालनी पड़ जाए, ये रिक्वायरमेंट है आपकी, यानी कि पहले तो लेस देन की थी, अब रिक्वायरमेंट जो है वो ग्रेटर देन की हो गई है, तो उस केस में आपने क्या करना है। अब उसके लिए आपने ये देखना है, देखें अगर तो मैं 2.45 को डायरेक्टली देखता हूं तो ये आंसर आता है। इस 2.45 का मतलब ये है कि 2.45 से लेस, यानी कि लेस वाली प्रोबेबिलिटी तो मुझे मिल जाएगी, मुझे ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो मैं करूंगा क्या, अगर मुझे ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं उस ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी का उसका कंप्लीमेंट इवेंट लिख लूंगा। अब कंप्लीमेंट इवेंट क्या होता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट लिख लूंगा। दूसरे लफ्जों में मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z greater than equal to 2.45 is equal to 1 minus probability of z less than 2.45। अब देखें आपके पास ये वाली प्रोबेबिलिटी तो आपके पास डायरेक्टली टेबल में नहीं अवेलेबल, हाँ ये वाली प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली टेबल में अवेलेबल होती है लेस देन इक्वल टू की। ग्रेटर देन इक्वल टू की प्रोबेबिलिटी टेबल में अवेलेबल नहीं होती, आपको इसे मैनिपुलेट करना पड़ता है। आप क्या करें, ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी को लेस देन में चेंज कर दें, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर लेस देन के साथ इक्वल टू भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गेन करता, और एग्जैक्ट वैल्यू गेन करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होती है। इसलिए इक्वल टू लगाएं
या ना लगाएं, उसका मतलब वही है जो लेस देन इक्वल टू है, या उसको हम कहते हैं कि वही आपके पास प्रोबेबिलिटी आपको टेबल से डायरेक्टली मिल जाएगी लेस देन के लिए। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी जो आपको टेबल से मिली हुई है, आप इसी प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं एंड दिस विल गिव यू 1 माइनस, वो वैल्यू है 0.99286। जब इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे आपके पास आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सो दिस इज द वे कि आप अगर ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सिंपली उसमें से उसे माइनस कर दें तो आपके ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। आप अगर इसको न्यूमेरिकली समझना चाहें तो देखें जरा, लेस देन की प्रोबेबिलिटी तो ये मैंने डॉट्स की शक्ल में लिख दी है। अगर मुझे ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी के लिए आप यूं समझ लें कि ये वाली चीज जो है, ये जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी तो आपको टेबल में नहीं मिलने वाली, ये प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है। तो आप क्या करें, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी चूंकि 1 होती है, मैंने ये टोटल 1 और उस 1 में से इतना हिस्सा माइनस कर दें जो आपको टेबल से मिल जाएगा, तो बाकी ये वाला हिस्सा रह जाएगा। यही काम हमने यहां पर किया है कि टोटल 1 प्रोबेबिलिटी में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दिया, तो बाकी का हिस्सा बचा, ये जो रेड वाला हिस्सा है जो मेरा रिक्वायर्ड हिस्सा था, ये मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हासिल करने के लिए हमें समटाइम्स क्या करना पड़ता है, 1 में से माइनस करना पड़ता है। लेस देन का डायरेक्टली टेबल से मिलेगा, ग्रेटर देन का 1 में से माइनस करके आप टेबल यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं कि जिसमें अगर हमें 2 वैल्यूज अवेलेबल हों और उनके दरमियान हमें एरिया चाहिए हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कि अगर हमारे पास 2 वैल्यूज अवेलेबल हों और हमने उन 2 वैल्यूज के दरमियान एरिया टेबल को यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे करना है। मसलन आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ आप z की वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है 2.32 और 2.46 इसके दरमियान। मसलन अगर ये वाली दोनों प्रोबेबिलिटीज मुझे चाहिए तो मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली देखूं तो सिचुएशन कुछ ऐसे बनती है। इसके डायग्राम बना लें, बातें जरा वाज़ेह हो जाती हैं डायग्राम से। ये और यहां पर अब आप क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू जो है ये तो मुझे पता है कि ये 0 ही है, ठीक है। मुझे इन 2 वैल्यूज के दरमियान चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो ये दोनों वैल्यूज 0 के इस साइड पे फॉल कर रही हैं। 2.32 फर्ज करें 2.32 यहां पर है और 2.46 यहां पर है। आप इन दोनों को जो है आप कर्व के साथ मैच कर दें ये। तो स्टूडेंट इस केस में मुझे ये वाला एरिया चाहिए 2.32 और 2.46 के दरमियान। ये z वैल्यूज हैं, z की वैल्यूज जो हैं ये इस तरह से चल रही हैं, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। अब इस हिस्से को फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जरा देखिए। अब यहां पर आपके पास जो है, इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे, ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी हाईलाइट कर लें तो आपको बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ये मैंने हाईलाइट कर लिया। अब बात समझनी है। फर्स्ट करें मैं 2.32 को टेबल में देखता हूं। अगर मैं 2.32 को टेबल में देखूंगा ना तो मुझे इस हिस्से की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ये वाले सारे हिस्से की 2.32 को। और अगर मैं 2.46 को टेबल में देखूंगा तो 2.46 को टेबल में देखने से मुझे जो प्रोबेबिलिटी मिलने वाली है वो इस यहां से लेकर ये पिछली सारी प्रोबेबिलिटी। दूसरे लफ्जों में 2.46 को टेबल में देखने से मुझे यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा, वो एरिया मुझे पता चल जाएगा। और अगर मैं 2.32 को देखूं टेबल में तो मुझे यहां से लेकर यहां तक की प्रोबेबिलिटी का पता चल जाएगा। अब इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज को टेबल में देखा जा सकता है, लेकिन दोनों वैल्यूज जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें नहीं देंगी। दोनों वैल्यूज को टेबल में ही देखा है लेकिन हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अभी भी बाकी है। तो उसका मतलब ये है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो ये है ना, आप क्या करें कि ये वाली प्रोबेबिलिटी इसको इसमें से माइनस कर दें 2.32 में से, तो आपके पास बाकी ये हिस्सा बच जाएगा, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 2.32 और 2.46 के दरमियान अगर आपको एरिया चाहिए तो आप पहले जो लार्जर नंबर है 2.46 उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम कर लें। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं, इसको आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z आप पहले निकाल लें 2.46
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z 2.32, ठीक हो गया। यानी कि जो लार्जर नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लें और जो दूसरा नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी बाद में निकाल लें। फिर दोनों प्रोबेबिलिटीज को अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो 2.46 भी टेबल में देखा जा सकता है, लेकिन जब मैं 2.46 को टेबल में देखता हूं तो उसका मतलब वो लेस देन की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और 2.32 को भी टेबल में देखा जा सकता है, तो वो भी आपके लेस देन की प्रोबेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन दोनों को आप टेबल में चेक कर लें। देखें, अगर टेबल हमारे पास अवेलेबल हो, जब मैं 2.46 को देखता हूं टेबल में, तो 2.46 के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी बनती है 0.99305। ये प्रोबेबिलिटी आएगी 0.99305। और 2.32 की प्रोबेबिलिटी, 2.32 को मैं लेफ्ट साइड से पढ़ूंगा और 2 अगले डिजिट को मैं राइट साइड से यानी कि ऊपर हॉरिजॉन्टली पढ़ूंगा, तो उस केस में मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 0.32 के लिए 0.98983, 0.98983। इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे सामने आ जाएगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी अगर आप मालूम करना चाहते हैं इन दोनों वैल्यूज के दरमियान, तो ये असूल जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि बड़ी वैल्यू जो आपके पास आ रही है पहले उससे रिलेटेड टेबल चेक कर लें, और फिर जो छोटी वैल्यू आ रही है उससे रिलेटेड टेबल चेक कर लें, और दोनों वैल्यूज को आपस में डिफरेंस लें। आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। दिस इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब ये 3 केसेस जो हैं हमने डिस्कस किए हैं कि अगर लेस देन किसी वैल्यू के आपकी प्रोबेबिलिटी आनी है तो वो डायरेक्टली टेबल से मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा समराइज कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी आप यूं समझ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू कोई स्पेसिफिक वैल्यू है तो वो डायरेक्टली टेबल से मिलेगी। आप सिर्फ वो टेबल से वैल्यू रीड करें, आपका रिक्वायर्ड आंसर। प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a। ये भी आपको डायरेक्टली टेबल से मिलेगा। और फिर अगर प्रोबेबिलिटी जो है z वो 2 वैल्यूज के दरमियान है, मसलन a और b के दरमियान अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन a। ये बुनियादी तौर पर 3 थ्योरम्स हैं जो हमारे पास इस शक्ल में आते हैं। इसको मैं डायरेक्टली जो आपकी बुक के अंदर जिन थ्योरम्स के साथ ये लिखा गया है, जिस नोटेशन के साथ लिखा गया है, मैं उस नोटेशन में भी ये लिख देता हूं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये याद रखें कि मैंने तीनों केसेस को समराइज कर दिया है। पहला केस जब डायरेक्टली z की वैल्यू लेस देन हो तो वह डायरेक्टली टेबल से आप देखें। दूसरा केस ग्रेटर देन हो तो 1 में से माइनस करके देखें। यानी कि तीसरा केस अगर 2 वैल्यूज के दरमियान आपने z की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो बड़ी वैल्यू में से, यानी कि बड़ी वैल्यू टेबल से चेक करें, माइनस स्मॉलर वैल्यू टेबल से चेक करें, उन दोनों को माइनस करें और उसके बाद उसके रिजल्ट को आप टेबल से चेक करें। तो यहाँ पर आपके पास जो है ये 3 केसेस आ जाते हैं। इसको हम 3 थ्योरम्स के तौर पर लिख सकते हैं। मसलन ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर डायरेक्टली का मतलब ये है कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन a इज इक्वल टू फाई ऑफ a। ये फाई ऑफ a जो है हमने लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए यूज किया जाता है फाई ऑफ a, जिसके ऊपर ये इस तरह का फाई बन जाता है। और इसी तरह से ये वाली चीज जो है इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस फाई ऑफ a। फाई ऑफ a तो आपने देखना है लेकिन उसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तीसरा केस आपके पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली चीज फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। इन तीनों केसेस को देखें, फाई ऑफ a 1 माइनस फाई ऑफ a, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। ये वाली प्रोबेबिलिटी जो है ये 2 वैल्यूज के दरमियान है। ये आपके पास थ्योरम्स आ जाते हैं। इसको आप थ्योरम की हेडिंग दे दें, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। जो टेबल में आपके काम आते हैं कि आपने अगर कोई टेबल देखना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो है वो काम आएंगे। हम इससे रिलेटेड जो है डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने। उन डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कोई भी आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल हो, आप इन थ्योरम्स को यूज करें
और इन थ्योरम्स के मुताबिक जो है वो आप उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका न्यूमेरिकली देखेंगे कि न्यूमेरिकली ये तीन थ्योरम जो हैं वो कैसे यूज़ होते हैं। फिर आगे मज़ीद 2 थ्योरम्स करेंगे और उनके साथ जो है हम उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन करेंगे। तो एक चीज़ याद रख लेनी है कि जी का टेबल जो है वो किस तरह से इस्तेमाल करना है और कैसे उसको फाई ऑफ ए लेस देन की वैल्यू के लिए, ग्रेटर देन की वैल्यू के लिए, और अगर 2 वैल्यूज़ एक दूसरे के दरमियान में आ रही हैं वो प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, वो कैसे फाइंड आउट करनी है, उसको आपने ग्राफिकली भी जहन में रखना है ताकि बाद में जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करें तो आपके जहन में क्लियरली डिफाइन हो कि इसका ग्राफ जो है कौन सी वैल्यू कहाँ पर लोकेट होगी। उस वैल्यू को देखकर जो है वो आप इजीली अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।